हेलो बच्चों, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? बढ़िया। तो आज हम एक जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं आप लोगों के लिए, वो चैप्टर है आपका स्टैटिस्टिक्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर ऑल क्लासेस। क्लास 9th में भी है, 10th में भी है, कंटिन्यूएशन में 11th में भी है, 12th में भी है। सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, आईएससी बोर्ड, सब में इस चैप्टर का यूज है। स्टार्ट होता है ये क्लास 9 से बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। तो आज हम इसके पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करते हैं, जिससे क्लास 9, 10th, 11th, 12th सारे बच्चों को जिनको आता है उनको समझ में आ जाएगा, रिवाइज हो जाएगा। जिनको नहीं आता है उनके लिए ये बेनिफिशियल होगा। ओके, तो आते हैं टॉपिक पे हम लोग, स्टैटिस्टिक्स। देखिए, स्टैटिस्टिक्स होता क्या है? स्टैटिस्टिक्स में बेसिकली जो डेटा होता है, ठीक है, कुछ चीज़ों को हम लोग इकट्ठा करके अपनी कन्वीनियंसी के लिए एक टेबल बनाते हैं या एक जगह इकट्ठा करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं डेटा। जैसे अभी क्रिकेट मैच की बात कर लेते हैं। क्रिकेट मैच में आपने देखा होगा बैटिंग एवरेज निकाला जाता है, बॉलिंग एवरेज निकाला जाता है, पुराने पुराने कई सालों के डेटा निकाल के रख दिए जाते हैं। वो सब इस चैप्टर की हेल्प से, राइट। कोई भी कलेक्शन आप देख लीजिए, किसी भी स्पेशल कलेक्शन जो आप करना चाहते हैं एक जगह इकट्ठा करने को, उसको हम लोग कहते हैं डेटा। अब डेटा कितने तरीके का होता है ये आता है। देखिए, डेटा होता है दो तरीके का, ठीक है। कैसे, उसको एग्जाम्पल से समझाते हैं। मान लेते हैं हम आपको कुछ एग्जाम्पल्स देते हैं। एक एग्जाम्पल हम देते हैं कि आप लोग स्कूल में हैं, आप अपने स्कूल के हर उस क्लास में जाइए जहां पर बच्चे बैठते हैं, ठीक है, और उन क्लासेस में जाके आपको 4 चीज़ों का कलेक्शन करना है। क्या? वहाँ पे नंबर ऑफ चेयर्स कितनी हैं, वहाँ पर नंबर ऑफ टेबल्स कितनी हैं, वहाँ पर कितने हमारे फैंस लगे हुए हैं, वहाँ पर कितनी हमारी ट्यूबलाइट्स लगी हैं। आपको इनका डेटा बनाना है। एक काम आपका ये हो गया। दूसरा काम आपसे कहते हैं कि आप स्कूल के बाहर गेट पर आराम से बैठ जाइए, ठीक है, और एक तरफ से आने वाली, चाहे आप लेफ्ट टू राइट देख लीजिए, चाहे राइट टू लेफ्ट देख लीजिए, एक तरफ से आने वाली कार का कलेक्शन करिए। और आपको मिनिमम 5 घंटे बैठना है, ठीक है। एक तरफ से आने वाली कार देखनी है कि ये हुंडई की कार आ रही, ये मारुति की कार आ रही, ये टाटा की कार आ रही, वो आपको कलेक्शन बनाना है। 2 काम हो गए। तीसरा काम कहते हैं, आप लोग जहां पर भी रहते हो, ठीक, जो भी उस जगह का एड्रेस होगा, एड्रेस शहर से पहले एक एड्रेस लगता है, ठीक है, उस जगह के आपको हर घर में जाना है और ये निकालना है कि उस घर में कितने लोग रहते हैं, कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं। पूरा आपको डेटा बनाना है। तो हमने आपको 3 काम बताए। एक बताया स्कूल में हर क्लास में जाके कलेक्शन करना है, दूसरा बताया स्कूल के बाहर आपको गेट पे बैठना है, 5 घंटे तक कार का सर्वे करना है, डेटा बनाना है एक तरफ से आने वाली, ठीक है। तीसरा हमने बताया कि आप लोग जहां भी रहते हो, आप लोगों का जो भी एड्रेस है, वहां के हर घर में जाना है और डेटा बनाना है। तो अगर हम आपसे पूछते हैं कि इनमें से आप लोगों के लिए सबसे आसान काम कौन सा होगा, उससे कठिन काम कौन सा होगा और सबसे कठिन काम सा होगा, ठीक है, तो 99% बच्चे कहेंगे कि सर स्कूल में जाने वाला काम ज़्यादा आसान है। फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे कि सर स्कूल वाला काम बहुत आसान है, आधे घंटे 1 घंटे में नहीं हो जाएगा, ठीक। उसके बाद कहेंगे सर कार से आने वाला काम, जो कार आ रही हैं उनको 5 घंटे करना है, वो सेकंड नंबर पे रखेंगे। तीसरा आप देंगे कि जहां पर भी आप लोग रह रहे हो, जो पॉपुलेशन है उसका हमको कलेक्शन करना है, उसको आप लोग थर्ड प्रायोरिटी पे रखोगे, ठीक है। ऑब्वियसली ये सही है आपके हिसाब से।
लेकिन अगर हम अपनी बात करते हैं तो हम फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, जो पॉपुलेशन वाला काम है वो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी। सेकंड नंबर हम स्कूल वाले को देंगे, थर्ड नंबर हम कार वाले को देंगे। अब आपके दिमाग में क्वेरी आएगी, पॉपुलेशन वाले काम में तो सबसे ज़्यादा टाइम लगना है, उसको सर प्रायोरिटी पर रख रहे हैं फर्स्ट, कैसे? तो देखिए, डेटा होते हैं दो तरीके के, एक होता है प्राइमरी डेटा और एक होता है सेकेंडरी डेटा। ये दो तरह के डेटा होते हैं, ठीक है। अब प्राइमरी डेटा क्या होता है? जो काम हम लोग खुद करते हैं, खुद एक टेबल बनाते हैं, कलेक्शन करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी डेटा। और जो काम कोई ऑलरेडी और कर चुका होता है, हम उसके डेटा को यूज करते हैं, उसको बोलते हैं सेकेंडरी डेटा। तो देखिए, पॉपुलेशन वाला काम हमने फर्स्ट प्रायोरिटी पे क्यों रखा? क्यों? हर शहर में नगर निगम का ऑफिस होता है, वहां पे जनगणना विभाग एक कार्यालय होता है, जहां पे उस शहर की, उस इलाके की, उस मोहल्ले की, सब जगह की पॉपुलेशन ऑलरेडी फीड होती है। तो हमको उसमें तो कुछ काम करना ही नहीं है ना, वो तो ऑलरेडी नगर निगम में ऑफिस में हो रखा है। हमको जाना है वहाँ के बाबू से, या जो भी वहाँ पे वर्क करता है, उससे रिक्वेस्ट करनी है, वो डेटा हमको निकाल के दे देगा, ठीक है। तो वो डेटा ऑलरेडी कोई बना चुका है, हम उस डेटा का यूज करेंगे, हमको उसमें कोई मेहनत नहीं करनी है। दैट्स व्हाई दैट डेटा इज नोन एज सेकेंडरी डेटा, ठीक है। और जो हम लोग खुद बनाते हैं, जैसे स्कूल वाले काम में हमको हर क्लास में जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, नोट करना पड़ेगा, मेहनत करेंगे, आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा लगेगा, तो वो सेकेंड प्रायोरिटी। और कार वाले काम में 5 घंटे हमने मिनिमम टाइम रिस्ट्रिक्शन दे ही दी थी, तो 5 घंटे वो करना ही करना है, तो वो थर्ड प्रायोरिटी पे। लेकिन कार वाला काम और स्कूल वाला काम हम खुद कर रहे हैं, राइट, तो वो प्राइमरी डेटा है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा क्या होता है। प्राइमरी डेटा वो डेटा होता है जिसका कलेक्शन हम लोग खुद करते हैं, खुद मेहनत करते हैं, और सेकेंडरी डेटा वो होता है जो ऑलरेडी कोई कर चुका होता है और हम उसका यूज करते हैं, ठीक है। दिस इज द डेटा। अब मान लेते हैं आपके स्कूल में किसी दिन सिर्फ और सिर्फ 10 ही बच्चे प्रेजेंट हुए, ओनली 10 स्टूडेंट्स, ड्यू टू सम रीजन, हो सकता है बारिश बहुत हो रही हो या वॉट एवर द सम रीजन, 10 बच्चे प्रेजेंट हुए। अब टीचर ने कहा नया कुछ नहीं पढ़ाएंगे, ऐसे ही एक टेस्ट ले लिया, और उन्होंने कुछ 10 मार्क्स का टेस्ट ले लिया, कॉपी चेक की, उसके बाद मार्क्स आए, किसी के 9, किसी के 0, किसी के 2, किसी के 8, 3, 5, 7, 0, 2 एंड 10। तो टीचर ने कॉपी चेक की, 10 मार्क्स का ऐसे ही सरप्राइज टेस्ट ले लिया, नया पढ़ाना नहीं था, बच्चे बहुत एब्सेंट थे, तो 10 मार्क्स का टेस्ट लिया, ये बच्चों के मार्क्स आए। टीचर ने मार्क्स रैंडमली कॉपी उठाई, आपके 9 मार्क्स, आपके 0, आपके 2 एंड सो ऑन, और बोर्ड पे लिख दिए। तो डेटा के इस तरह के रिप्रेजेंटेशन को हम लोग बोलते हैं रॉ डेटा। ये होता है रॉ डेटा, कि ऐसे ही नंबर्स लिख लिए और आपने देख लिया, क्लियर। लेकिन अगर किसी दिन सारे बच्चे प्रेजेंट हो, ठीक है, एक सेक्शन के, हम मान लेते हैं एक सेक्शन में 40 स्टूडेंट्स हैं, राइट, अगर उसका टेस्ट लिया उन्होंने और यहाँ पे मार्क्स लिखने लगे, तो मान लेते हैं हाफ ईयरली एग्जाम आप लोगों क्या होता है, 100 मार्क्स का मैथ्स का टेस्ट हुआ, ओके, तो टीचर अगर उन मार्क्स को लिखेगा तब तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगी। ऐसे ये लिखे हुए हैं 100 में से मार्क्स, ठीक, अगर हम इसमें देखते हैं तो जिगजैग जिगजैग, काफी प्रॉब्लम। तो इसके लिए क्या करते हैं, इस डेटा को हम लोग टेबल की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। अब टेबल कितने तरीके की होती है? टेबल होती है 2 तरह की। पहले हम लोग सिखाने जा रहे हैं आपको कि
जो पहली टेबल है वो है अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ टेबल, अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इसमें क्या होता है, अब जैसे ये हमारा सपोज रॉ डेटा है, हमको इसको टेबल की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे ये हमने बताया आपको एक 100 मार्क्स का टेस्ट था, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मार्क्स, ओके, और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये लिखेंगे। अब इसमें से हमको देखना पड़ेगा सबसे कम कौन से मार्क्स हैं। सबसे कम मार्क्स देखते हैं तो 10, वो यहां आ गया। 10 कितने बच्चों का है वो हमको देखना पड़ेगा। देयर आर ओनली 1 स्टूडेंट, 10 सिर्फ और सिर्फ एक बच्चे का है, तो 10 हो गया हमारा एक बच्चा, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं 10 के बाद क्या है, 20 है। देयर इज ओनली 1, ओनली 1, तो ये हो गया हमारा अगेन 1 स्टूडेंट, ओके। उसके बाद हम लोग देखते हैं 20 के बाद कौन सा मार्क्स आ रहा है, 30 तक कोई भी नंबर नहीं है। अब 36 बीच में एक है, 1 2, देयर आर 2 36 मार्क्स, 36 ये हो गया 2। 36 के बाद हम लोग नोटिस करते हैं 40, 1 2 3 4, 40 है 4 बच्चों के, ये हो गया हमारा 40 मार्क्स। आफ्टर देन 50 अगर हम लोग देखते हैं 50, 1 2 एंड देयर आर ओनली 2 स्टूडेंट्स, 50 है हमारे 2 बच्चों के मार्क्स। एंड आफ्टर दैट 60 पे नोटिस करते हैं, अच्छा 60 से पहले 56 भी यहां पर है, तो 56 1 2, देयर आर 256, ओके। देन 60 1 2 3 4, 60 है हमारे 4 बच्चों का। अब 70 1 2 3 4, 70 मार्क्स है हमारे 4 बच्चों के। आफ्टर देन 72 1 ओनली 1, 72 ओनली 1, देन 75 ओनली 1, आफ्टर देन 88, 80 भी है 1, 80 हमारा है ओनली 1 स्टूडेंट। देन 88 1 2, देयर आर 2 स्टूडेंट्स ऑफ 88, 88 के हैं 2 स्टूडेंट्स। देन 92 1 2 3, 92 है हमारे 3 स्टूडेंट्स। एंड 95 1 ओनली 1, तो 95 हो गया 1। एक हमारा छूट गया 36, तो 36 2 की जगह 3। यानी इस रॉ डेटा को हमने टेबल की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। दीज आर द मार्क्स और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये हमको पता चल गया। अब देखने में हमको समझ में आ रहा है, इसमें आपको ढूंढना पड़ता, सर्च करना पड़ता कि किसके कितने मार्क्स हैं भाई, कोई पूछता तो। अब यहाँ पे इजीली आपको समझ में आ रहा है। कोई आपसे पूछता है कि 36 कितने बच्चों के मार्क्स हैं, 3 बच्चों के, यहाँ पे आपको सर्च करना पड़ता। तो इस रॉ डेटा को हमने अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। ये हमारे मार्क्स हैं, ये हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट 36 मार्क्स 3 बच्चों के हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, या हम लोग फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं, सिंपली फ्रीक्वेंसी।
क्या सिर्फ इसको नहीं, 50 कितने बच्चों के हैं फ्रीक्वेंसी। तो व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी होती है किसी पर्टिकुलर चीज को कितनी बार रिपीट कर रहा है, कितने लोगों के मार्क्स आ रहे हैं, कितने लोगों की कुछ भी हो सकता है, हाइट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो ये है कि फॉर एग्जाम्पल है 50 कितने बच्चों के हैं, 2 बच्चों के मार्क्स हैं, तो ये फ्रीक्वेंसी, तो ये हमारा कहलाता है फ्रीक्वेंसी। एंड दिस इज अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ओके, अब इसके बाद ये तो था 40 बच्चों का। सपोज आपके स्कूल में 10th में मान लेते हैं देयर आर 8 सेक्शंस, A B C D E F G H and so on, 8 सेक्शन, और हर सेक्शन में अगर 40 बच्चे हैं तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर? 40 into 8 320। अब 320 100 मार्क्स का टेस्ट, तो यहाँ पे तो कुछ फिक्स मार्क्स आए थे, इसमें आपके 0 से लेके 100 तक कोई भी आ सकते हैं। देयर आर 100 पॉसिबिलिटीज, 100 मार्क्स आपको लिखने पड़ेंगे। इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। उसके लिए क्या करते हैं? उसके लिए हम लोग ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं, ठीक है। वो कैसे बनती है? जैसे इसी को अगर हम ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो देखिए, अब हम बताने जा रहे हैं ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इसमें क्या होता है? ये तो छोटा सा क्वेश्चन है, इजीली समझ में आ जाएगा। कैसे? एक्सक्यूज मी। अब ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में अगर हम देखते हैं तो यहां पे मार्क्स 10 है और यहां पे 95, राइट। ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में हमने यहां पर पहला कॉलम बनाया मार्क्स का और दूसरा कॉलम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का, राइट। कैसे? अब अगर हम मार्क्स यहां पर देखते हैं तो देखिए ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल भी 2 तरह की होती है। एक होती है इंक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, दूसरी होती है एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ठीक है। यहां पे पहले आप इंक्लूसिव सीखिए। वो क्या होता है? मार्क्स अगर हम यहां पे बनाते हैं 0 से लेके 9 तक, राइट। देन 10 से लेके 19 तक, 20 से लेके 29, 30 से लेके 39, 40 से लेके 49, 50 से लेके 59, 60 से लेके 69, 70 से लेके 79, 80 से लेके 89 और 90 से लेके 99 तक, राइट। और इसके बाद एक और बन जाएगा 100 से लेके 110 तक। तो उसमें तो सिर्फ और सिर्फ 100 मार्क्स ही आ सकते हैं, क्योंकि 100 में से 100 से ज्यादा तो नहीं आ सकते हैं। अब यहां पर अगर हम लोग देखते हैं तो 0 से लेके 9 तक कितने बच्चे हैं? एक भी बच्चा नहीं, देयर आर नो स्टूडेंट्स। तो यहां पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गए 0। अब 10 से लेके 19 तक, 10 हमारा एक बच्चे का मार्क्स है, ये हो गया हमारा 1। नाउ 20 से लेके 29 तक, 20 हमारे कितने हैं? एक, उसके बाद 36 है, ओनली 1 स्टूडेंट। 30 से लेके 39 तक अगर हम लोग देखते हैं तो 30 से लेके 39 के बीच में देयर आर 36, 3। 40 से लेके 49 तक देयर आर 4 स्टूडेंट्स। 50 से लेके 59 तक, अब देखिए 50 से लेके 59 के बीच में ये दोनों आ जाएंगे, यानी कि 2 इसके टोटल हो गए 4। ओके, देन 60 से लेके 69 तक देयर आर ओनली 60, सो 4। एंड 70 से लेके 79 ये भी आ जाएगा, ये भी इसमें लाई करेगा, ये भी लाई करेगा, यानी कि टोटल 4 + 1 + 1 देयर आर
6 स्टूडेंट्स लाई इन बिटवीन 70 मार्क्स टू 79, ये सारे इसी में आ जाएंगे। अब 80 से लेके 89, तो ये और ये, यानी कि 1 + 2 3, एंड 90 से लेके 99, ये दोनों आ जाएंगे, ये वाले और ये वाले, 3 + 1 4। ये हमारी होती है ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। यानी कि इस तरह के, ये तो 30-40 थे, अगर यही बहुत सारे हों तो आप आराम से इसमें बना सकते हो, राइट। अब देखिए कुछ चीजें इसमें और क्या, ये हमने बना लिया। ये जो मार्क्स हैं, यहां पे अगर मार्क्स के बीच में आप डिफरेंस देखिए, सबके बीच में 10 का डिफरेंस है, राइट। तो डिफरेंस इन मार्क्स, डिफरेंस बिटवीन मार्क्स, इस केस में सब में क्या है, 10। इसको हम लोग बोलते क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं क्लास साइज और क्लास विड्थ। ये और जो यहां पर नंबर लिखे हुए हैं, ये आपको मालूम ही है कि इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। दिस इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। अब ये जो क्लास साइज है, इसमें कुछ नंबर इधर लिखे हुए हैं, कुछ नंबर इधर लिखे हैं। जो यहां पर लिखे हुए हैं, इनको हम लोग बोलते हैं लोअर क्लास लिमिट, इसको हम लोग बोलेंगे लोअर क्लास लिमिट। और जो यहां पर ये लिखे हुए हैं, इनको हम लोग बोलेंगे अपर क्लास लिमिट। ओके, तो ये लोअर क्लास लिमिट, ये अपर क्लास, जो पहले लिखे होते हैं उनको बोलते हैं लोअर क्लास लिमिट, और जो बाद में लिखे होते हैं उनको बोलते हैं अपर क्लास लिमिट। ओके, और 0 से 9, 10 to 19, जैसे ये लिखा हुआ है 0 से 9, 10 to 19 एंड सो ऑन, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज नोन एज क्लास और क्लास इंटरवल। ये हम लोग बोलेंगे। तो ये हमारी ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है, जो कि ऐसे बनाई जाती है। ये आपके क्लास 9th आईसीएससी और सीबीएसई में है। 10th में ये टेबल ऑलरेडी बनी होती है, उससे रिलेटेड सम्स करने होते हैं। 11th 12th में इसके और आगे कंटिन्यूएशन में लेवल बढ़ता है। तो ये फिलहाल कॉन्सेप्ट है आपकी टेबल्स को बनाने का, और इन टेबल्स के ऊपर क्वेश्चंस को कैसे किया जाता है, कैसे सॉल्व किया जाता है, उसको हम आपके नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तब तक आप इसको समझिए। इसमें कोई डाउट होता है तो आप हमें बताइए, मैसेज के थ्रू, टेक्स्ट कर सकते हैं, हम आपकी प्रॉब्लम को दूर करेंगे। ठीक है, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।